क्लास 12th नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डेरिवेशंस हैं, ओम्स लॉ क्या है, अगर आपके पास में कोई सेल है उसका ईएमएफ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है ना, बैटरीज के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे अपन इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको करंट की डेफिनेशन तो पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर मैं करंट के बारे में बात करूं तो करंट इक्वल्स टू कितना आपके पास में चार्ज अपॉन टाइम है। ठीक है, आई इक्वल्स टू करंट को डिनोट करते हैं आई से, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इंस्टंटेनियस करंट के बारे में बात करता हूं, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करता हूं, इंस्टंटेनियस करंट के बारे में बात कर रहे हो तो I इक्वल्स टू आप लेंगे उसको डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था उसको बोलते हैं अपन डी क्यू, और डी टी वो पर्टिकुलर मोमेंट हो जाएगा। तो अपन अभी तक क्या बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट बराबर कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इंस्टंटेनियस करंट के लिए क्या लेंगे अपन, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी लेंगे। अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड, और इसको बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। आप कूलम पर सेकंड यूज नहीं करेंगे क्योंकि एम्पियर आपकी एक ऐसा यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट है, इस वजह से। ठीक है, एक जो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ टाइम को मैं 1 सेकेंड ले लूं और चार्ज की वैल्यू कितनी ले लूं, देखो I इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन टी। तो मैं Q को तो ले लूं 1 कूलम और टाइम को ले लूं मैं 1 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज in 1 second then current is said to be 1 ampere। ठीक है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपन ने बेसिक बातें की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट इक्वल्स टू कितना हो गया, चार्ज अपॉन टाइम हो गया, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इंस्टंटेनियस करंट के बारे में बात करेंगे तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, कूलम पर सेकंड, और उसको बोला जाता है एम्पियर क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर ही यूज लेंगे आप। डिफाइन 1 एम्पियर, चार्ज की वैल्यू ले ली 1 कूलम, टाइम की वैल्यू ले ली 1 सेकेंड। अगर आपके 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितना हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो आगे जो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट क्यों होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
क्वेश्चन क्या है, वाई डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to that of direction of इलेक्ट्रॉन्स। देखो जनरली जो मेजर करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट हो सकता है, वो बहुत माइनर होता है, वो अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन जो मेजर करंट फ्लो होता है मेटल्स के अंदर, वो फ्लो हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के क्या होती है, अपोजिट होती है। मान के चलो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अगर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर क्या जाएंगे, आपके करंट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है, जब स्टार्टिंग में बात की गई इलेक्ट्रिक करंट की, तो कन्वेंशनली ये मान लिया गया कि करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कन्वेंशनली क्या माना, कन्वेंशनली स्टार्टिंग में ये मान लिया कि जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की हो जाएगी। ये उन्होंने माना, अज्यूम किया, ठीक है। आप अज्यूम ये भी कर सकते थे स्टार्टिंग में कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने अज्यूम नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि करंट किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपके पास में करंट की हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो करंट किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो कन्वेंशनली माना। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो करंट आपका किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है। नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो माना अपन ने ये है कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। इस वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये लिखोगे कि कन्वेंशनली ये अज्यूम किया गया कि करंट फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन प्रैक्टिकली जो करंट है वो हो रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से। इस वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है ना। या मैं लिख दूं, देखो तो इसका आंसर क्या है, कन्वेंशनली it was assumed that current flows due to positive charge, but practically it flows due to negative charge. Hence, it contradicts our convention so the direction of current is opposite to the direction of
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनिशियली ये मान लिया गया था कि करंट फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो जो अपन ने माना वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो वो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो करंट है उसके अंदर है डायरेक्शन, ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो करंट क्या होना चाहिए आपको, वेक्टर होना चाहिए, ठीक ना। तो करंट क्या होना चाहिए आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन करंट होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर ना होगे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो पूछा वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी आप उसको स्केलर क्यों मान रहे हो, वेक्टर क्यों नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखो भाई, जो करंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपके पास में चार्ज और एक आपके पास में टाइम। यही फॉर्मूला है करंट का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे जो चार्ज है वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका टाइम है वो भी कैसी क्वांटिटी आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है। जब आप दो स्केलर क्वांटिटीज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो फर्स्ट रीजन तो ये है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस बोथ चार्ज एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटी एंड we know that mathematical operation on two scalar quantity, two scalar quantities results in scalar quantity. Hence current is scalar quantity. एक रीजन तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो मिलके बना आपके चार्ज और टाइम से। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। और जब आप दो स्केलर क्वांटिटीज पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो आपका करंट कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जो आपका, अगर मैं करंट को वेक्टर क्वांटिटी मान लूं तो इसके ऊपर जो वेक्टर के रूल्स हैं वो अप्लाई होना चाहिए। ठीक है ना। तो सेकंड जो है वो अपन लिखेंगे, इट डज नॉट फॉलो, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे जब आप ऐड करते हो तो सिंपली मैथमेटिकली ऐड करो तो प्लस माइनस लेके, लेकिन अगर आप वेक्टर एडिशन की बात करो तो दो टाइप से एडिशन होता है वहां पे, या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मानते हैं या अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अपन उसको सिंपली ऐड करते हैं। कोई वेक्टर एडिशन का जो रूल है ट्रायंगल लॉ वाले वो उसको अपन फॉलो नहीं कर रहे, तो जब अपन वेक्टर के रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे तो वो क्वांटिटी भी आपकी वेक्टर नहीं हो सकती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी आपके पास में, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये करंट के बारे में बात हो गई अभी तक।
देखो करंट के बारे में क्या क्या बात हुई, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी है, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के क्या होती है, अपोजिट होती है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वो है आपके पास में करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया is known as current density। ठीक है, कि जो आपका करंट है कितने एरिया में से पास हो रहा है उसको बोलते हैं अपन करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, तो जे इक्वल्स टू हो गया आई अपॉन एस, या आई अपॉन ए ले लो या आई अपॉन एस ले लो, एक ही बात है। एस से एरिया को रिप्रेजेंट कर दो या ए से एरिया को रिप्रेजेंट कर दो, और क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान के चलो ये आपका एरिया है, ये करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका आई करंट हो गया, और ये हो गया आपके पास में एरिया हो गया, एस हो गया। ठीक है, सिंपल सा केस है। अगर करंट और एरिया के बीच में एंगल थीटा आ जाए, इफ देयर इज एन एंगल थीटा between current and area of cross section, ठीक है। अब वो ऐसे ना होके ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो जो एंगल है वो कितना हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे होना चाहिए था। तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास में, थीटा हो गया। तब आपके करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तब हो जाएगा J इक्वल्स टू आई अपॉन एस कोस थीटा। J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी के बारे में बात किया अपन ने। करंट डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया होती है। ठीक है, देखो ठीक है, J इक्वल्स टू कितने आपके पास में, आई अपॉन एस कोस थीटा, और J इक्वल्स टू आई अपॉन एस। यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी मिलेगी, J इंटू एस मिलेगी, और I की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, जे एस कोस थीटा मिलेगी। ध्यान देंगे जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में देंगे तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन J डॉट डेल एस हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो कि एक इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं अपन, है ना, इंस्टेंटेनियस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, तो J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी आई इंटू डी एस। तो डी आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, J इंटू डी एस हो जाएगा। I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन J डॉट डी एस हो जाएगा। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक करंट होता है आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखो
मान के चलते हैं कि ये एक मेटल है, ये आपके पास में एक मेटल का ब्लॉक है और आपको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से हिट करता है, ऐसे हिट करता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक। तो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो कॉपर के मेटल के बारे में बात करें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ये जो जिगजैग पाथ है ना, इसको बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। मीन फ्री पाथ को कैसे डिनोट करते हैं अपन, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और दूसरा, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट करते हैं टाउ से। तो अपन अभी इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक चीज है मीन फ्री पाथ, दूसरा बात करेंगे अपन रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। कहां से आ रहे हैं दोनों पैरामीटर, क्योंकि एक मेटल के अंदर बहुत सारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आपस में कोलाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, जो है आपके पास में मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देख लो। रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट किया जाता है टो से। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is known as relaxation time। ठीक है ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोल दिया गया अपन ने रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। ऐसे मीन फ्री पाथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। द मीन zigzag path followed by freely moving electrons after the collision is known as mean free path। जो एक जिगजैग पाथ जो फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की उसको बोल दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड या एनी वोल्टेज सोर्स, जो वेलोसिटी है इन पार्टिकल्स की उसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको डिनोट करते हैं वीडी से। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ freely moving electrons is known as drift velocity। जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बोलो? तो अब अपन एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन जो ध्यान से करेंगे अपन। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं और एक फ्री पाथ को फॉलो कर रहे हैं। मान के चलो ऐसा कोई पाथ हो रहा है उनके लिए, कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये जो जिगजैग पाथ है ये तो मीन फ्री पाथ है, और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है वो क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम, और इस जो एवरेज जो वेलोसिटी आएगी उसको अपन क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से करते हैं। सिंस हमको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एफ इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा है क्यू इंटू ई पढ़ा है, यहां तक कोई दिक्कत है? और यहां पे अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई के बराबर होता है। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई इंटू ई। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फोर्स की वैल्यूज हैं तो मैं दोनों के इक्वल पुट कर सकता हूं। तो एम ए इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ई इंटू ई, और यहां से एक्सिलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई अपॉन एम आ गई। ये मिल गया आपको, एक्सिलरेशन मिल गया है यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत है? और मान के चलो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, वो है यू। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी है, यू, और उसको अपन कितना मान के चलते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जो है आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी वो किसके बराबर है आपके पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी v है वो किसके बराबर है, vd के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो देखो, सिंस वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, vd रख दूंगा। u मेरा क्या है, 0, a एज इट इज, और टाइम हो गया t। तो vd इक्वल्स टू कितना हो गया, at। यहां पे जो टाइम है, टाइम वो है रिलैक्सेशन टाइम है। जो टाइम t है वो कौन सा आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो vd इक्वल्स टू कितना हो गया, a इंटू टी हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक देखो, सबसे फर्स्ट f इक्वल्स टू एम ए होता है, f इक्वल्स टू क्यू ई भी होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने 12th में, ये 11th में पढ़ के आए। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस ई के बराबर है। एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई इंटू ई हो गया। दोनों को बराबर पुट किया तो यहां से मैंने क्या वैल्यू निकाल ली, एक्सिलरेशन की वैल्यू निकाल ली। ए इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई अपॉन एम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान के चलते हैं अपन, या एवरेज वेलोसिटी कितनी मान के चलते हैं, 0 मान लेते हैं। तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी को मैंने मान लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर।
इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v तो vd के बराबर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, और at ये आ गया। t यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है तो इसको क्या लिख दिया, a टाउ लिख दिया। अब a की वैल्यू है वो a की वैल्यू पुट कर दो और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो तो vd इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये आपका डायरेक्शन है, वेक्टर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेक्टर होती है, तो माइनस ई अपॉन एम इंटू टॉ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो तो vd इक्वल्स टू होता है ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई अपॉन एम इंटू टी। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो इस क्लास में अपन ने क्या क्या बातें की हैं, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है उस चैप्टर के वो कंप्लीट करेंगे अपन, ओम्स लॉ वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो देखो अभी तक क्या बात की अपन ने, सबसे पहले अपन ने करंट के बारे में बात की। करंट कैसी क्वांटिटी आपके पास में, स्केलर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है। करंट अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू कितना पढ़ा अपन ने, Q अपॉन टी, और इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू कितना पढ़ लिया अपन ने, dQ अपॉन dt, और करंट की यूनिट क्या पढ़ी अपन ने, एम्पियर। ठीक है, क्या रीजंस थे, दोनों के स्केलर क्यों मानते हैं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट क्यों होती है वो मैंने बताया। फिर अपन ने बात की करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी आपके पास में, वेक्टर, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, J इक्वल्स टू I अपॉन डेल S, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जो पास हो रहा है। तो I इक्वल्स टू कितना जाएगा, J डॉट डेल S के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना क्या है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए करंट आपकी स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या आपकी वेक्टर है। फिर अपन ने बात की मीन फ्री पाथ, जिसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिगजैग पाथ होता है। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जिसको टॉ से डिनोट करते हैं, और लास्ट में जो अपन ने डेरिवेशन किया वो किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू कितना मिला, ई अपॉन एम इंटू टॉ। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। ठीक है।